तो अपना लाइफ प्रोसेस चैप्टर जैव प्रक्रम चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन या फिर श्वसन। इससे पहले अपन ने डाइजेशन पूरा पढ़ा था, पाचन पूरा पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने खाद्य पदार्थ को यानी कि फूड पार्टिकल्स को, बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने की बात की थी, जिन्हें अपनी बॉडी एब्जॉर्ब करके अवशोषण करके उनका यूज करेगी। अब उससे आगे रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जो अपन ने खाना अभी डाइजेस्ट करके अपनी बॉडी के अंदर इनटेक किया है यानी कि ग्रहण किया है, उसी को वो बर्न आउट करेगी, उसका यूज करके ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन किया जाएगा। उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। एक एक करके इसके टॉपिक्स को देखते हैं। तो रेस्पिरेशन है क्या? रेस्पिरेशन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच फूड ब्रेक डाउन इनसाइड सेल्स एंड रिलीज एनर्जी। फूड को यानी कि खाने को, भोज्य पदार्थ को कोशिकाओं के अंदर ब्रेक डाउन तोड़ा जाएगा और उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। उस प्रोसेस को श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। इक्वेशन क्या है उसकी? इक्वेशन है C6H12O6। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ये ब्रेक डाउन होता है तो CO2 प्लस वाटर और साथ में ATP यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जो रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप का है, एरोबिक यानी कि वायवीय और एनेरोबिक अवायवीय। एरोबिक किसे कहते हैं या वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें सेल्स रेस्पिरेशन करें, श्वसन करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एनारोबिक रेस्पिरेशन किससे कहते हैं? जिसमें रेस्पिरेशन होगा लेकिन उसके लिए दो कंडीशंस हैं, या तो वो ऑक्सीजन पूरी तरह ही क्या होगी? एब्सेंट होगी, उसमें होगी ही नहीं, या फिर क्या होगा? पार्शियली प्रेजेंट होगी यानी कि आंशिक रूप से उपस्थित होगी, पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं होगी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की कंप्लीट सप्लाई और पार्शियल सप्लाई, यानी कि या तो सप्लाई होगी नहीं या फिर सप्लाई जो होगी वो आंशिक रूप से होगी। उसके आधार पर दो प्रकार का है। एक एक करके इसे डिस्कस करते हैं। अब रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो अपनी सेल के अंदर होता कैसे है? रेस्पिरेशन के अंदर जो अपन ने डाइजेशन के अंदर एक मॉलिक्यूल बनाया था, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। अब ये ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड तक टूटने की जो प्रोसेस होगी, ब्रेकडाउन होने की प्रोसेस जो होगी, वो साइटोप्लाज्म में होगी। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में। अब यहां से आगे इसके दो रास्ते, पाथ डिवाइड होंगे कि ये एरोबिक होगा या फिर एनारोबिक होगा। ये डिपेंड करता है कि ये जो पायरुविक एसिड जो बना हुआ है ये माइक्रोकोन्ड्रिया के अंदर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। अगर ये माइक्रोकोन्ड्रिया के अंदर जाता है तो अपन बोलेंगे कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन हो रहा है, और यहां पर एनर्जी जो होती है वो अपन को मैक्सिमम मिलती है। कितनी? 36 ATP। अगर ये माइक्रोकोन्ड्रिया के अंदर नहीं जाता और साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहता है, कोशिका द्रव्य के अंदर ही रहता है, तो इसके जो एनर्जी मिलेगी वो 2 ATP मिलेगी, यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन जो होगा वो मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। तो याद रखना है कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो वो ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड तक साइटोप्लाज्म में होगा और पायरुवेट फिर अंदर जाएगा किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके 36 ATP यानी कि 36 ATP जनरेट होंगी। अगर वो एरोबिक नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन कम है, तो वो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में ही रहेगा और 2 ATP जनरेट होंगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ग्लूकोज का जो होगा वो कंप्लीटली यानी कि पूर्ण रूप से दहन होगा, पूर्ण रूप से ब्रेकडाउन होगा। पूर्ण रूप से दहन का मतलब ये होता है कि कोई भी जब एनर्जी सोर्स या फ्यूल जो होता है जब पूरी तरीके से जल जाए, यानी कि उसका 100% कंज्यूम हो गया, उससे जितनी एनर्जी मिल सकती थी वो मिली, तो अपन उसे बोलते हैं कंप्लीट कंबशन या पूर्ण दहन। और जब उससे जितनी एनर्जी कंप्लीट नहीं मिली होती, यानी कि सपोज किसी से 100 मिलनी होती है और उससे कम मिले, तो उसे अपन बोलते हैं पार्शियल कंबशन, आंशिक दहन। और इसमें जो एटीपी प्रोड्यूस होंगी वो 38 से 36 अप्रोक्स होंगी।
टेक प्लेस इन माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये इसकी जो लास्ट प्लेस थी वो कौन सी थी? माइक्रोकॉन्ड्रिया थी। स्टार्टिंग कहां से होगा? साइटोप्लाज्म से ही होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीजन की एब्सेंट में ब्रेकडाउन होगा या फिर पार्शियली ब्रोक डाउन होगा, यानी कि पूर्ण रूप से दहन नहीं होगा। ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा, वो पूरी तरीके से नहीं टूटेगा। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने बोला था दो टाइप का होता है, एक ऑक्सीजन पूरी तरह है ही नहीं और एक ऑक्सीजन है लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं है। तो पहले अपन देखते हैं कि जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ किसमें? एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी के तौर पे अपन को मिले एटीपी। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का टाइप जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, वो होता किन में? तो कुछ माइक्रोब्स में। कौन कौन से माइक्रोब्स में? जैसे ईस्ट में। ईस्ट क्या करेगा? ईस्ट जब भी किसी फूड पार्टिकल का डिकम्पोजिशन करता है तो उससे अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, एथेनॉल। इसी प्रोसेस को अपन फर्मेंटेशन बोलते हैं, या फिर इसी प्रोसेस को हिंदी में किण्वन कहा जाता है कि ईस्ट द्वारा खाद्य पदार्थ को एथेनॉल या अल्कोहल में तोड़ने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। इसमें एनर्जी बिल्कुल कम मिलेगी। देन एनारोबिक का सेकंड टाइप जो होता है वो होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी कि इसमें जो प्रोड्यूस किया जाएगा वो लैक्टिक एसिड किया जाएगा। होता कैसे है? ग्लूकोज का पहले वाले में जहां पर ऑक्सीजन थी ही नहीं वहां पर किसमें फर्मेंटेशन हो रहा था? अल्कोहल में। और यहां पर किसमें होगा? लैक्टिक एसिड में। यहां पर भी मिलेंगे कितने एटीपी? 2 एटीपी ही मिलेंगे। अब ये कितना होता है? जब अपनी मांसपेशियां या मसल्स हद से ज्यादा काम कर रही होती है, जैसे रनिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, तो वहां पे क्या होता है कि जितनी ऑक्सीजन अपन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन उनके लिए इनसफिशिएंट, यानी कि पूर्ति नहीं कर पाती उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट का। तो वहां पर क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसी वजह से अपनी मसल्स में दर्द होता है लैक्टिक एसिड की वजह से। तो ये जो श्वसन का प्रकार है, रेस्पिरेशन का टाइप है, वो अपने मसल्स में होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब एनारोबिक और एरोबिक में डिफरेंस देखें तो एरोबिक में रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, एंड प्रोडक्ट क्या है? CO2 और H2O। एनर्जी यील्ड क्या है? मैक्सिमम हाईएस्ट मिलेगी 36 एटीपी। साइट क्या है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। एग्जांपल क्या है? जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। एनारोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर पूरी तरह मिलेगा ही नहीं। बाई प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं? एल्कोहल मिलेगा या फिर लैक्टिक एसिड, और CO2 तो कॉमन है। लोएस्ट एटीपी यानी कि एनर्जी सबसे कम मिलेगी। ये कहाँ होगा? ये पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में होगा। किन किन में होगा? ईस्ट में, बैक्टीरिया में और मसल्स में। याद रखना है एटीपी जो होती है अपनी सेल की एनर्जी यूनिट है। एनर्जी यूनिट यानी कि अपनी सेल जो एनर्जी प्रोड्यूस जो करेगी, ऊर्जा उत्पादन जो करेगी, उसको मापा जाता है किसके अंदर? एटीपी के अंदर। एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस किस तरीके से होता है? उसमें ग्लूकोज को ही ब्रेक डाउन किया जाएगा CO2, H2O और एनर्जी में। उसके जो स्टेप्स हैं वो नेक्स्ट इस तरीके से हैं। फर्स्ट अपन ब्रीथिंग करेंगे। ब्रीथिंग मतलब जो गैस है, एयर है, उसको इनटेक यानी कि ग्रहण करना, आउटटेक यानी कि बाहर निकालना। ब्रीथिंग को हिंदी में वातायन भी कहते हैं। फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि गैसियस एक्सचेंज होगा लंग्स के अंदर। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि अब सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन पहुंच जाएगी तो वहां पर एक्चुअल में ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, उसे अपन इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये सारी प्रोसेस जहां होगी वो कहां होगी? सेल के अंदर होगी। अब जो अपना जो ब्रीथिंग प्रोसेस है यानी कि वातायन प्रक्रिया जो है, उसका पूरा पाथ क्या है, रास्ता क्या है, उसके स्टेप्स ये हैं। जो ऑर्गन है सबसे पहला वो है नोस्ट्रिल्स यानी कि नासा छिद्र। नासा छिद्र जो होते हैं वहां से वायु को ग्रहण किया जाता है, और नासा छिद्र के अंदर जो नेजल पैसेज जो होता है उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, रोम मिलते हैं जो एयर को प्यूरिफाई करने का, साफ करने का काम करते हैं। नेजल कैविटी, हेयर प्रेजेंट होंगे। वार्म, यहां से एयर जब भी जाएगी तो उसे वार्म कर दिया जाएगा यानी कि गर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अपनी बॉडी एयर को इनटेक करते टाइम उसे अपने बॉडी टेम्परेचर पर लाने की कोशिश करती है। फेरिंग्स, फेरिंग्स याद रखना है कि फेरिंग्स जो पार्ट है ब्रीथिंग के अंदर वो डाइजेशन यानी कि पाचन और
रेस्पिरेशन श्वसन दोनों का कॉमन है, यहां से एयर भी जाती है और यहां से फूड सप्लाई भी होती है। एपिग्लोटस, एपिग्लोटस वो पार्ट है जहां से विंड पाइप और फूड पाइप दोनों डिवाइड हो जाते हैं। ईसोफेगस आगे वाले पार्ट में चला जाएगा जो कि स्टमक से कनेक्ट हो जाएगा, और विंड पाइप जाके आगे लंग्स से कनेक्ट हो जाएगा। ईसोफेगस से आगे लेरिंग्स होगा जिसे अपन वो वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। यहां से अपना प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है, यहां से डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे जिससे आगे जाके अपना साउंड प्रोड्यूस होगा। ट्रेकिया, ट्रेकिया ट्यूब्स कनेक्टेड टू थ्रोट टू लंग्स। यहां से ये जो पार्ट था ये डिवाइड हुआ दो पार्ट्स में, आगे वाला पार्ट लंग्स में गया और पीछे वाला पार्ट ईसोफेगस यानी कि स्टमक तक गया। अब वो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा जिन्हें अपन ट्रेकिया, और वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, उन्हें अपन ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल से डिवाइड होगा और ब्रोंक्यूल आगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होगी, एक पत्ती लाइक संरचना से कनेक्ट होगी जिसे अपन एल्वेलाई बोलते हैं। एल्वेलाई ही वो सेल है जो ऑर्गेनिल है जो लंग्स के अंदर यानी कि फेफड़ों के अंदर गैसियस एक्सचेंज यानी गैसों का आदान प्रदान करती है। और लास्ट में है लंग्स जिसके अंदर एल्वेलाई प्रेजेंट है, और एल्वेलाई के नीचे एक डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। अब डायाफ्राम एक्चुअल में करता क्या है, अपने लंग्स जो होते हैं, लंग्स होते हैं बेसिकली उनके पास फैलने और सुगड़ने की, फ्लैजेट और होने की कैपेसिटी नहीं होती। तो ये जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम क्या करता है कि डायाफ्राम कुछ इस तरीके से रहता है सेमी ओवल शेप में, और जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये स्ट्रेट हो जाता है जिससे लंग्स नीचे की तरफ मूव करते हैं और लंग्स के अंदर एयर आती है। यानी कि जब अपन सांस ले रहे हैं या फिर सांस बाहर निकाल रहे हैं तो वो लंग्स के फोर्स की वजह से नहीं हो रहा, वो जो फोर्स जनरेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, डायाफ्राम जनरेट कर रहा है। यानी कि लंग्स इनएक्टिव होते हैं एयर को इनटेक को आउटटेक करने के लिए, उन्हें इनटेक और आउटटेक एयर करने में कौन हेल्प करता है, डायाफ्राम। अब एक एक करके इसके पार्ट देखें। नोज सबसे पहला पार्ट जो जहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर आती है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में दोनों नोस्ट्रिल्स होती हैं वो अंदर कनेक्ट होती हैं। देन यहां से आगे वाले पार्ट को, थर्ड पार्ट को अपन बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया। ट्रेकिया में शी शेप्ड, लेरिंग्स और ट्रेकिया में शी शेप्ड जो रिंग्स मिलती हैं जो इसे पिचकने से बचाती है। फिर ये पाइप अंदर जाएगा जिसे अपन ब्रोंकस, ब्रोंकस छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड होगा जिन्हें ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स लास्ट में जिससे कनेक्ट होगा वो है एल्वेलाई। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है लंग्स के अंदर, जैसे ट्री की ब्रांचेस यानी पेड़ की शाखाएं डिवाइड होती हैं वैसे ही ट्रेकिया ब्रोंकस में ब्रोंकस प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, टर्सरी ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में जाके जैसे ट्री की ब्रांच पत्ती से कनेक्ट होती है वैसे ही ये एल्वेलाई से कनेक्ट होता है। अब मैकेनिज्म क्या है, ब्रीथिंग मैकेनिज्म दो तरीके के होते हैं, या तो अपन सांस अंदर ले रहे होते हैं या फिर अपन सांस बाहर छोड़ रहे होते हैं। यानी कि सांस को या तो अपन इनटेक कर रहे हैं, एयर को या तो इनटेक कर रहे हैं या फिर आउटटेक कर रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट है इनहेलेशन यानी कि सांस लेना, यानी कि सांस को अंदर ग्रहण करना। अब सांस को अंदर ग्रहण करने में होगा क्या, जब भी अपन सांस को अंदर लेते हैं तो अपने लंग्स क्या होते हैं, फूलते हैं। तो अपनी ये रिब्स हैं यानी कि पसलियां जो हैं वो बाहर की तरफ मूव करती हैं, बाहर की तरफ, और जो शोल्डर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है। वही सो किया गया है कि डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा, ये लंग्स के ऊपर जो रिब्स हैं वो अपवर्ड उठ के आएंगी, और जो ऊपर शोल्डर्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। इससे पता पड़ता है कि ये जो अंदर का वॉल्यूम जो है, आयतन जो है वो लंग्स का बढ़ जाता है। किस टाइम पे, जब अपन ने सांस ली है। तो क्या होगा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड एंड मूव डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर जाता है। रिब्स अपवर्ड जाएंगी, ऊपर और बाहर की तरफ निकलने लगती है। चेस्ट कैविटी क्या होती है, वो फैलने लगती है, और ऑक्सीजन रिच एयर को क्या कर लिया जाता है, एल्वेलाई में भर लिया जाता है। यानी कि एल्वेलाई जो कूपिकाएं हैं वो ऑक्सीजन रिच एयर को इनटेक कर लेंगी और CO2 रिच एयर को अभी एक्जेलेशन में बाहर निकालेंगे। अब एक्जेलेशन का मतलब क्या है कि अब लंग्स जो होंगे वो एयर को बाहर निकालेंगे। अब उसके टाइम पे क्या होता है, डायाफ्राम जो नीचे की तरफ गया था वो फिर से ऊपर की तरफ मूव करेगा जिससे लंग्स क्या हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। तो डायाफ्राम का मूवमेंट कब एक्जेलेशन में कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। जो अपने शोल्डर्स थे वो अपवर्ड गए थे तो इसमें डाउनवर्ड आएंगे। जो रिब्स
अपनी बाहर की तरफ आ रही थी, अब वो कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ जा रही थी। और पहले जो वॉल्यूम था यानी कि आयतन था जो लंग्स का बड़ा था, क्षेत्रफल जो था वो बड़ा था, आयतन बड़ा था, अब वो क्या होगा, वो धीरे धीरे करके कम होगा। तो डायाफ्राम रिलैक्स होगा और मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करेगा। रिब्स जो है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करेंगी। अब एक्सचेंजेस ऑफ गैस एल्वेलाई में होता कहाँ है, एल्वेलाई में कैसे होता है? तो एल्वेलाई के अंदर ब्लड सप्लाई हो रहा होता है जो अपनी बॉडी से CO2 जनरेटेड, यानी कि वो ब्लड लेके आएगा जिसमें CO2 ज्यादा होती है। और CO2 जब ब्लड में ज्यादा है और जो अपन एयर एयर जो बाहर से ली है उसमें 0.03% CO2 प्रेजेंट है, यानी कि यहां पर CO2 जो है, जो एयर अभी अपन ने ली है वहां पर कम है, और CO2 जो ब्लड में है वो क्या है, ज्यादा। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू CO2 कहां चली जाएगी, ब्लड से एल्वेलाई के अंदर चली जाएगी। ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है क्योंकि CO2 मेजोरिटी पार्ट में है ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ज्यादा है, वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कम है और इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है। 21% जो एयर में प्रेजेंट है उसके हिसाब से ऑक्सीजन यहां ज्यादा है और यहां कम है। तो ऑक्सीजन ज्यादा से कम की तरफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, विसरण के थ्रू ब्लड के अंदर आ जाएगी। इस तरीके से CO2 ब्लड से एल्वेलाई की एयर के अंदर चली जाती है और एयर से ऑक्सीजन ज्यादा है इसीलिए वो ब्लड में आ जाती है क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन कम है। तो वॉल्स ऑफ एल्वेलाई एंड कैपिलरीज थिन मोस्ट अलाउड टू गैस डिफ्यूज इजीली, यानी कि जो एल्वेलाई की जो लेयर होती है, पतली दीवारें होती हैं, वो गैसों के आदान प्रदान को सरल बनाती हैं। ऑक्सीजन वायु कोष्ठों में रक्त में प्रवेश करता है और हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। एक्चुअल में अपने ब्लड के अंदर RBCs होती हैं जो कि गैसियस ट्रांसपोर्ट को देखती हैं, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो गैसों के आदान प्रदान को देखती हैं। और गैसों के आदान प्रदान में भी जो मेन पार्ट या मेन रोल प्ले करता है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है उससे बाइंड हो जाती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन उससे बाइंड होकर आगे की तरफ मूव करती है और पूरे शरीर में ब्लड जा रहा है, तो जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां पर ब्लड उस ऑक्सीजन को दे देता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोशिकाओं में बाहर आ जाती है और उसे सांस के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन को जो कैरी करके चलता है ब्लड के अंदर वो है हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो कैरी करके चलता है, थोड़ा बहुत तो कैरी करके चलेगा हीमोग्लोबिन, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पार्ट जो कैरी करके रखता है CO2 को वो है प्लाज्मा। मेनली जो बाइकार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में बाइंड होकर चलता है CO2, जो कि प्लाज्मा कैरी आउट करता है, ना कि हीमोग्लोबिन। मेजोरिटी ऑफ पार्ट प्लाज्मा प्ले करता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, अब जब ये ब्लड डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के पास जाएगा, यानी कि ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, रक्त जो है पूरी बॉडी में जा रहा है, अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंच रहा है, वो अलग अलग कोशिकाएं काम कर रही है, यानी कि ऊर्जा चाहिए उनको। ऑक्सीजन उनके पास से जैसी जाएगी तो ब्लड उनको ऑक्सीजन दे देगा। उन्होंने डाइजेशन से ग्लूकोज ऑलरेडी उन्हें मिल चुका है। अभी रेस्पिरेशन हुआ तो ब्लड के साथ क्या और आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब वो क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के साथ इसका ब्रेक डाउन कर देंगे, तो CO2 प्रोड्यूस करेंगे, H2O प्रोड्यूस करेंगे और साथ में एनर्जी यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। इस एनर्जी का यूज कर लिया जाएगा, सेल अपने डिफरेंट काइंड ऑफ जो भी काम कर रही होगी उसको यूटिलाइज कर लेगी, अलग अलग कामों में इस्तेमाल कर लेगी इसको। ये प्रोसेस जो होता है लाइक वो अपोजिट होता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का। प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पे अपन सोलर एनर्जी लेते हैं। तो मैंने जब फोटोसिंथेसिस बताया था उसमें बताया भी था कि जो सनलाइट होती है वही मेजोरिटी ऑफ सोर्स है एनर्जी फ्लो का पूरे जैव मंडल के अंदर, उसी के थ्रू अलग अलग तरीके से ही, लेकिन सारी ऊर्जा जो जा रही है वो उसी के थ्रू जा रही है। ATP बनता है माइक्रोकोन्डिया के अंदर। और अपनी बॉडी के अंदर ब्रीथिंग को कंट्रोल कौन करता है, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर कौन सा हिस्सा ऐसा है जो वातायन या ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है? तो अपने ब्रेन के अंदर एक पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि ब्रेन के अंदर CO2 और ऑक्सीजन के लेवल को मॉनिटर करता है। इसी के बेस पर अपनी ब्रीथिंग जो रेट होती है, श्वसन दर जो होती है, वो बढ़ती है और घटती है। अब जो अपनी एडल्ट्स में यानी कि वयस्कों में जो ब्रीथिंग रेट जो होती है, यानी कि वातायन की दर जो होती है, यानी कि 12 से 18 बार होती है, यानी कि वो जो सांस लेते और छोड़ते हैं
वो 1 मिनट में 12 से 18 बार लेते हो छोड़ते हैं। चिल्ड्रंस में क्या होता है कि चिल्ड्रंस उनकी बॉडी ग्रोथ फेज में होती है, यानी कि वृद्धि अवस्था हो ना, मेजर चेंजेस डेवलपमेंट में आ रहे हैं, उनकी बॉडी लगातार ग्रोथ कर रही है, तो उसमें एनर्जी भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, तो उनमें जो ब्रीथिंग रेट होती है वो नॉर्मली एडल्ट से ज्यादा होती है, 20 से 30 पर मिनट होती है। और एक्सरसाइज या अपन स्ट्रेस में होंगे तो ऑब्वियस बात है कि ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी। की पॉइंट्स क्या है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों इक्वल नहीं होते। ब्रीथिंग में गैस का इनटेक और आउटटेक की बात की जा रही है, बस एयर को अंदर ग्रहण करना है और बाहर निकालना है, ये प्रोसेस है बस ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीथिंग, पहली बात। और रेस्पिरेशन का मेन पर्पज होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड था उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं अपन अपनी सेल का, अभी किया ही, क्योंकि वहां पर एनर्जी जनरेट हो रही है। ऑक्सीजन एसेंशियल है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि अगर ऑक्सीडेशन करना है ग्लूकोज का तो ऑक्सीजन नेसेसरी है। एटीपी एक्स एनर्जी करेंसी, यानी कि एटीपी ऊर्जा की मुद्रा की तरह काम करती है कोशिका के अंदर। लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ एल्वेलाई, यानी कि मिलियंस ऑफ एल्वेलाई, यानी एल्वेलाई बोलते हैं कूपिका को। तो लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वेलाई होती है जो कि लार्ज सरफेस एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज प्रोवाइड करती हैं। इनकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये फ्लैटेड होती हैं। अब ये फ्लैटेड है, जब कोई चीज फ्लैटेड है जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ही अच्छे से गैस को यानी कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जा सकेगा और CO2 को निष्कासित किया जा सकेगा, एक्सेल किया जा सकेगा। ब्रीथिंग जो है वो इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, यानी कि अनैच्छिक प्रक्रिया है। अनैच्छिक का मतलब जो ब्रेन द्वारा कंट्रोल होती है, यानी कि आप इस पर अपना कंट्रोल नहीं रख सकते, आप रोकने की कोशिश करोगे फिर भी वो अपने आप चलती रहेगी।